ओके, कल की क्लास में हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर दिया था। पहला प्रोजेक्ट सिंपल है। हमने इंडेक्स HTML फाइल बनाई थी जिसमें HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करना शुरू किया था। उसमें हमने क्या किया कि एक कंटेनर डिव बनाया था, फिर उसमें एक फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म को टाइटल दिया एक हेडिंग 2 में, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ फॉर्म कंट्रोल्स क्रिएट किए। फॉर्म कंट्रोल हमने सिर्फ क्रिएट किए हैं ताकि हम इनको हर इनपुट फील्ड को इंडिविजुअली ग्रुप कर सकें अलग अलग विद इन द फॉर्म, और इनको स्टाइल कर सकें। ठीक है, तो जहाँ पर भी हम क्लास यूज़ करेंगे इसका मतलब यह है कि इस चीज़ को हम CSS के अंदर यूज़ करके स्टाइलिंग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये div क्लास कंटेनर के लिए हमने स्टाइल शीट के अंदर जाके ये डॉट कंटेनर से उस कंटेनर div को सेलेक्ट किया। ठीक है, तो इसमें CSS के अंदर क्या होता है कि आपके पास सेलेक्टर होता है और उसके रूल्स होते हैं। ठीक है, तो सेलेक्टर में हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से एलिमेंट से मतलब कौन से HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो टेक्स्ट होता है जिससे हम डिफाइन करते हैं कि जो स्टाइल के रूल्स हैं वो क्या हैं। तो जैसे हमने किया है कि कंटेनर में बैकग्राउंड कलर वाइट होगा, उसकी बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल होगी, बॉक्स शैडो होगा, विड्थ होगी, राइट। तो इसी तरह से सिर्फ ये कंटेनर जो है इसको सेलेक्टिवली स्टाइल किया है, राइट। और इस तरह से जैसे बॉडी एलिमेंट है, बॉडी एलिमेंट से क्या होगा कि ये वाला, तो बॉडी एलिमेंट के अंदर ये बाकी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि बॉडी एलिमेंट में ये वाली सारी रूल्स अप्लाई की हैं। तो इसलिए कंटेनर से बाहर का जितना भी कंटेंट है वो सारा स्टाइल हुआ हुआ है इस तरीके से। लेकिन क्योंकि कंटेनर जो है वो बॉडी के अंदर है, कंटेनर बॉडी के अंदर है, राइट, एक लेवल नीचे है। तो क्योंकि बॉडी का ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है, दैट मीन्स इसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें आ रही होंगी बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स, वो सब इस कंटेनर के इस बॉडी एलिमेंट के चिल्ड्रन एलिमेंट्स कह सकते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि बॉडी को हमने स्टाइल किया हुआ है इधर। अच्छा, अब नोट करें कि जैसे हमने फॉन्ट फैमिली बॉडी में अप्लाई किया, ठीक है, ओपन सैंस, लेकिन बॉडी के अंदर इटसेल्फ टेक्स्ट नहीं है, राइट। जो टेक्स्ट है जैसे यूज़र नेम हो गया, साइन अप हो गया, ये सब बॉडी के अंदर जाके विद इन चिल्ड्रन एलिमेंट्स वहाँ पर जाके टेक्स्ट आता है। ठीक है, जैसे बॉडी के अंदर कंटेनर है, फिर फॉर्म है, फिर साइन अप है, लेकिन इवन साइन अप का जो फॉन्ट है वो भी ओपन सैंस आ रहा है। बिकॉज इसकी क्या वजह है कि CSS में जो पेरेंट एलिमेंट होता है उसके जो आपके पास जैसे इस टाइप के रूल्स हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली हो गया, ये इनहेरिट हो जाते हैं। ठीक है, इनहेरिट से मतलब कि जो इसके कंटेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको ये प्रॉपर्टीज पास हो जाती हैं कि अगर फॉन्ट हमने बॉडी पे अप्लाई किया है तो बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, अनलेस कि हम उसको ओवरराइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम ये करें कि बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली ओपन साइंस रखी हुई है, लेकिन हम चाहें कि H2 जो टाइटल है हमारा, H2 यहाँ पे, इधर हम अगर चाहें कि दूसरा फॉन्ट यूज़ करें तो हम फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस भी हमें मिल जाते हैं। तो हम लेट सपोज हम कोई सेरिफ फॉन्ट्स अप्लाई कर दें, टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई कर दें, तो फिर क्या होगा कि जो सिर्फ टाइटल है उसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग जो टेक्स्ट है वो सिर्फ ओपन सैंस ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज ये सब जो बॉडी का फॉन्ट है वहाँ से इनहेरिट हो रहा है, लेकिन हेडिंग 2 का फॉन्ट हमने ओवरराइड कर दिया। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी आपका लेटेस्ट किसी भी स्टाइल के अंदर जो लास्ट रूल होगा वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट टू शो, अच्छा, तो ये जस्ट एक क्विक रिकैप था कि यहाँ तक हमने कर लिया था कि फॉर्म क्रिएट हो गया और इसमें 4 फील्ड्स हमने बना लिए।
लेबल ऐड किया है, फॉर्म इनपुट्स ऐड किए हैं, ईमेल यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड के, और एक प्लेस होल्डर एरर मैसेज टेक्स्ट प्लेस किया हुआ है। ठीक है, हाँ, और सबमिट बटन भी है हमारे पास। ठीक है, ओके, और लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, हमने CSS में काम कर रहे थे हम लोग, एंड यहाँ पर आप देखें तो हमने लास्ट जो काम किया था वो किया था कि जो फॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन उसकी डिसेबल की थी हमने, जो जो डिफ़ॉल्ट आउटलाइन होती है ब्लू कलर की, और हमने इंस्टेड ऑफ आउटलाइन ये किया है कि जो बॉर्डर का कलर है इनपुट फील्ड का, उसको थोड़ा डार्क कर दिया। ठीक है, नॉर्मल इनपुट लाइट है, एंड देन जब वो क्लिक करेंगे इस पे तो बॉर्डर का कलर डार्क हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि ऐसा करेंगे कि जब हम यूज़र कोई इनपुट प्रोवाइड करेगा तो उस वक्त हम, अभी हमने जावास्क्रिप्ट शुरू नहीं किया, लेकिन जैसे ही जावास्क्रिप्ट पर आएंगे तो जावास्क्रिप्ट से हम क्या करेंगे कि जैसे ईमेल अगर वैलिड नहीं है तो हम जावास्क्रिप्ट में चेक करेंगे कि वैलिड है या नहीं। ठीक है, अगर वैलिड है तो हम इसको शो कराएंगे किसी तरह से विजुअली कि वैलिड है, और अगर वैलिड नहीं है तो फिर हम उसके लिए भी एरर शो कराएंगे, एंड इसको शायद या तो कोई रेड कलर में हाईलाइट कर दें, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं फिर कि दो रूल्स हम क्रिएट कर लेते हैं फॉर्म कंट्रोल के ऊपर। वो ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे करते हैं फॉर्म कंट्रोल पे। ठीक है, अच्छा, और अभी तक हमने ये किया ना कि एक क्लास है, ठीक है, और उस क्लास के अंदर कोई एलिमेंट है, तो ये कैसे वैल्यूएट होता है। देखें, जब आप इंडेक्स में आएंगे तो पहले ये सर्च करेगा जो एलिमेंट जिसकी क्लास फॉर्म कंट्रोल है, तो पूरे पेज में जहाँ पर भी फॉर्म कंट्रोल की क्लासेस मिलेंगी इसको, तो ये 4 हैं, राइट, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो ये पहले पहले एग्जांपल को ले लेते हैं, राइट, दिस इज द div। तो जैसे ही हमने डॉट फॉर्म कंट्रोल लिखा तो ये वाला div सेलेक्ट हो गया कि इसको स्टाइल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमने फिर स्पेस दिया, उसके बाद फिर हमने ये वाला जो स्पेस है ये स्पेस दिया, और फिर इनपुट। अच्छा, ये इनपुट क्या है और ये स्पेस की क्या वजह है। इस स्पेस से हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो अगला जो भी एलिमेंट होगा वो उसका चाइल्ड एलिमेंट होगा। तो फॉर एग्जांपल डिव, इस वाले डिव के अंदर जिसकी क्लास फॉर्म कंट्रोल है, अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर हम कुछ सर्च करेंगे, और यहाँ पे हमने एलिमेंट का नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डॉट लिखते हैं यहाँ पे तो वो फिर क्या क्या करता कि अगर कोई क्लास होती इसके अंदर जिसका जिसका क्लास नेम इनपुट होता तो उसको ढूंढता, लेकिन हमें क्लास नहीं चाहिए, हमें HTML का इनपुट एलिमेंट चाहिए, क्योंकि हमने इनपुट एलिमेंट क्रिएट किया है, इसको हमें सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनपुट डिफाइन कर दिया। इससे क्या हो रहा है अब कि हमारे इंडेक्स में जहाँ जहाँ भी फॉर्म कंट्रोल क्लास के एलिमेंट्स हैं उसके अगर कोई भी डायरेक्टली चिल्ड्रन एलिमेंट है तो ये डायरेक्टली इस डिव एलिमेंट के अंदर आ रहा है, तो फिर ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको स्टाइल कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इस वाले में क्या हुआ है, ये होता है सूडो सेलेक्टर। यहाँ तक तो ये दोनों सेम है। ठीक है, ये नॉर्मल सा एक्शन है। ये कोलन फोकस से हमने क्या किया है कि जब हम इस फील्ड के अंदर क्लिक करें, दैट मीन्स कि हमने इस पे फोकस किया हुआ है। ठीक है, ये कोलन से आपको पता लग जाएगा कि अब आप कोई सूडो सेलेक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्शन डिफाइन हो रहा होता है, तो जैसे फोकस एक एग्जांपल है। ओके, तो जब भी फोकस कर रहे हैं तो हम इस तरह से स्टाइल कर रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम उस वक्त स्टाइल करें कि जब हमारे फॉर्म के अंदर डेटा जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो हम क्या करेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू
जब वैलिडेशन चेक कर रहे होंगे कि ठीक है या नहीं, तो उस टाइम पर हम यहाँ पर ये जो div है फॉर एग्जांपल, इसको हम इसके साथ एक और एडिशनल क्लास लगा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर वैलिड हुआ तो हम यहाँ पे सक्सेस की क्लास ऐड कर देंगे। तो एक एलिमेंट में मल्टीपल क्लासेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लास ये होगी, एक क्लास ये होगी, ठीक है, और दोनों की कॉम्बिनेशन में स्टाइलिंग हो जाएगी। अच्छा, और दूसरा क्या हो सकता है कि अगर गलत है डेटा तो हम इसको कर देंगे एरर, ठीक है। तो दो ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। तो जहाँ पर हम कोई ऐसे एलिमेंट को स्टाइल करने जाएंगे जिसकी दो क्लासेस हैं, तो पहली क्लास हमने ऐसे लिख दी डॉट फॉर्म कंट्रोल, और दूसरी क्लास अगर जैसे सक्सेस होगी तो डॉट सक्सेस, ठीक है। अब क्या होगा कि दोनों क्लासेस को चेक करेगा कि एक कौन सा एलिमेंट है जिसकी क्लास फॉर्म कंट्रोल भी है और सक्सेस भी है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि इनमें अभी कोई भी अप्लाई नहीं होगा, राइट, क्योंकि सिर्फ फॉर्म कंट्रोल है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर हम सक्सेस लिखेंगे तो फिर ये वैलिड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर हमें अगर जैसे इनपुट फील्ड को स्टाइल करना है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर इनपुट ऐड कर देंगे। तो अब ये सेलेक्टर रूल क्या कर रहा है कि ये सेलेक्टर चेक कर रहा है उन एलिमेंट्स को जिनके पास दो क्लासेस हैं, फॉर्म कंट्रोल और सक्सेस, और उनके अंदर जो भी इनपुट एलिमेंट है वो गेट कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम इनपुट फील्ड को शो करना चाह रहे हैं कि जब भी हम इसको करेंगे कि वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। तो जैसे अभी हम जावास्क्रिप्ट पे लिखेंगे ना कोड, तो हम क्या करेंगे, जब कोई यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा, जैसे सिर्फ आदिल लिखेगा अगर, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड होगा जो चेक करेगा कि क्या ये ईमेल है या नहीं। अच्छा, ये ईमेल नहीं है, राइट, बिकॉज इस ईमेल के अंदर जनरली जो फॉर्मेट होता है वो आपके पास कुछ टेक्स्ट होता है, फिर ऐट साइन होता है, फिर आपके पास होगा लाइक gmail.com, राइट। ये वैलिड ईमेल होगा, राइट। तो हम जावास्क्रिप्ट से ये चेक करेंगे, और जैसे ही ये वाली कंडीशन मीट हो जाएगी कि एक स्ट्रक्चर मीट हो रहा है, तो फिर हम इसको सक्सेस जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके यहाँ पर ये सक्सेस ऐड करवा देंगे। लेकिन हम खुद से नहीं करेंगे, जावास्क्रिप्ट करेगा। अभी हम सिर्फ क्योंकि CSS पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मैन्युअली ऐड करके स्टाइलिंग वाला काम कर रहे हैं। और अगर ये जब तक गलत होगा, लेट्स सपोज सिर्फ ये है, तो फिर यहाँ पर जैसे हम इनवैलिड लिख देंगे, ठीक है, या एरर जो भी है, ठीक है। तो ये हम जावास्क्रिप्ट से कर रहे होंगे। अच्छा, तो फॉर नाउ हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पर वैलिड होगी ईमेल या जो भी फील्ड, जो भी इनपुट फील्ड, उसके अंदर हम यहाँ पर सक्सेस कंडीशन में बॉर्डर कलर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि नॉर्मल बॉर्डर कलर लाइट है, राइट, नॉर्मल बॉर्डर कलर लाइट है। फिर इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा, ग्रे कलर, ठीक है। और जब इसके अंदर हम टाइप करेंगे, जब तक इनवैलिड होगा, अगर इनवैलिड डेटा होगा तो ये रेड होगा, और जैसे ही कंडीशन मीट होगी कि ये वैलिड ईमेल है, तो फिर ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो सक्सेस के ऊपर हमें इस बॉर्डर कलर को ग्रीन करना है, राइट। तो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन येलो से हम इसको हाईलाइट अगर कर देंगे तो, और हमने एक को यहाँ पर अगर सक्सेस कर दिया तो ओके, ये पूरा कलर लग रहा है, ग्रीन शुड बी फाइन, ठीक है। तो इससे हाईलाइट हो जाएगा कि ये इनपुट फील्ड इसका डेटा वैलिड है, राइट। तो जहाँ पर भी क्लास फॉर्म कंट्रोल और सक्सेस होगी वहाँ पर ये आउटलाइन इसकी ग्रीन हो जाएगी। तो अगर हम दूसरे वाले में भी यही करेंगे तो ये भी ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, और पहला कंडीशन सक्सेस और दूसरी कंडीशन के एरर, ठीक है।
यहाँ पर हम कर देंगे इसको रेड, ऑरेंज रेड ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये कलर्स जो हैं ये बिल्ट इन CSS के साथ जो आते हैं ना वो कलर्स हैं। अच्छा, तो हमने एरर की क्लास भी डिफाइन कर दी। अब फर्स्ट करें यहाँ पर हम एरर कर दें इसके साथ, तो ये रेडिश ऑरेंज कलर में आएगा। ठीक है? जी, हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। ओके, सो ये हमने स्टाइलिंग कर लिया। अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये सिर्फ चेक करने के लिए था। ये हमने कर लिया। तो ये वाला जो काम होगा जिसमें क्लासेस ऐड होंगी, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल में होगा, script.js में। ठीक है, अभी इस पे हमने काम शुरू नहीं किया। ओके, दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि CSS के अंदर हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि हम CSS के अंदर कस्टम प्रॉपर्टीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे हम टॉप पे आएंगे इंपोर्ट के बाद, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि कोलन रूट, ठीक है, और फिर ब्रैकेट। अच्छा, इसके अंदर जो भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे वो कस्टम प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हमारे पास बाकी पूरे CSS फाइल में अवेलेबल होंगे एज वेरिएबल्स। वो मैं दिखाता हूँ किस तरह से काम। वेरिएबल्स समझे, अगर कोई भी न्यू है प्रोग्रामिंग में, तो वेरिएबल्स जैसे मैथ क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा, तो जैसे एक्स की वैल्यू कोई होती थी, राइट, और एक्स की वैल्यू आप कभी भी असाइन कर सकते हैं, लाइक x=1, राइट, और फिर बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं 2, 3 वटएवर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि CSS फाइल के लिए, क्योंकि काफ़ी कलर्स हैं जो हम बार बार रिपीट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल ग्रीन और ऑरेंज रेड, इसको अगर हम रिपीटेडली यूज़ करेंगे तो हम इसको वेरिएबल में सेव कर लेंगे, ताकि सिर्फ एक जगह पे हमें उसकी वैल्यू चेंज करनी होगा, कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर हम कस्टम प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट करेंगे, 2 हाइफन्स, सो हाइफन हाइफन, फिर यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे नाम इसका, तो सक्सेस कलर कर देंगे एक को, इसको हम कर देंगे ग्रीन, और फिर एक होगा एरर का, एरर कलर, ये हो जाएगा ऑरेंज रेड। ठीक है, ऑरेंज रेड। तो ये हमारा ये अब 2 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। ठीक है, अच्छा, अब इनको हमें यूज़ कैसे करना है, वो हम इस तरह करेंगे कि जैसे यहाँ पर अभी हमने ये कलर डिफाइन किया ना, यहाँ पर अब हम ये कलर मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पर अब हम जो सक्सेस का वेरिएबल क्रिएट किया हमने, ये वाला, इसको यूज़ करेंगे। इसका नाम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर आके जहाँ पे यूज़ करना है, इसका तरीका क्या है कि वेरिएबल है, तो var से हम बताएंगे कि वेरिएबल है, फिर पेरेंथेसिस के अंदर जो हमने नाम दिया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमने यहाँ पे ग्रीन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमें वो चेंज करना होगा तो एक जगह पे चेंज करेंगे। तो फर्ज करें कि हम 2 जगहों पे अगर ग्रीन कलर यूज़ कर रहे होते, इवन यहाँ पर भी अगर यूज़ कर रहे होते, तो हम सेम वैल्यू को इधर भी प्रोवाइड कर देते। ठीक है, और फिर क्या होगा कि हम एक जगह चेंज करेंगे, तो जहाँ जहाँ पर ये वेरिएबल है वहाँ पर वो कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स ईजियर, इसको मैंने वापस कर दिया। ठीक है, ओके, तो ये वेरिएबल सक्सेस कलर का है, और यहाँ पर हम ये दूसरा वेरिएबल है एरर कलर का, इसको भी कॉपी कर लेते हैं इन वेरिएबल एरर कलर। ओके, तो अब हमारे पास अगेन हम इसको चेक कर सकते हैं सक्सेस। ठीक है, तो इट्स स्टिल वर्किंग। ठीक है, ओके, सो हाँ, गिट हमेशा चलता रहेगा, राइट, क्योंकि गिट के ऊपर ये चीज़ें ट्रैक होती जा रही हैं। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं आप कि जैसे इंडेक्स फाइल है,
इंडेक्स फाइल के अंदर जो मेरी चेंजेस हैं वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो मैंने अभी फॉर एग्जांपल सक्सेस ऐड किया हुआ है, तो इसमें जो ओरिजिनल कोड था वो है कि लाइन 14 जो थी इंडेक्स फाइल में, तो हमने लाइन 14 में जैसे सक्सेस ऐड किया हुआ है, तो पहले लाइन 14 रेड में ये माइनस हो रही है, तो ये रिमूव हो रही है और इसकी जगह ये लाइन आ रही है, तो ये हमारा सक्सेस का वर्ड ऐड हुआ, राइट। और इसको मैं अगर हटा दूँ अगर, तो इंडेक्स HTML चलेगी, बिकॉज अभी तक हमने एक्चुअली इंडेक्स में कुछ चेंज नहीं किया। अच्छा, फिर स्टाइल डॉट CSS में ये चेंजेस आ रही हैं कि हमने ये रूट स्कोप वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं और ये दो फॉर्म कंट्रोल के रूल्स क्रिएट किए हैं, राइट। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। फिर हमारा हमने इनपुट फील्ड को स्टाइल कर लिया, सक्सेस और एरर के लिए भी कर लिया। अब ये रहता है एरर मैसेज। ठीक है, एरर मैसेज को हमने राइट किया है विद स्मॉल टैग, ये स्मॉल एलिमेंट में आ रहा है, तो हम इसको भी स्टाइल कर लेंगे। तो फॉर्म कंट्रोल के अंदर स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगेन हम इसका कलर अप्लाई करेंगे, ये फॉन्ट का कलर आ जाएगा, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ ये कि हम दोबारा से ऑरेंज रेड लिखें, हम ये वाला वेरिएबल अगेन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो फिर ये सारे एरर मैसेजेस भी जो रेड कलर है वो आएगा, ओके, राइट। अब जो ये स्मॉल एलिमेंट है, इसको हमें प्लेस भी करना है, ठीक है। इसको इसकी प्लेसमेंट के लिए हमने याद करें कि जो फॉर्म कंट्रोल था, फॉर्म कंट्रोल जो था इसकी पोजीशन रिलेटिव की थी। इसकी वजह ये थी कि हम स्मॉल एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशन पे एक जगह फिक्स कर दें। यहाँ पर हम पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, अभी तो कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, अभी मैं बताता हूँ क्या होगा। इसको हम क्या करेंगे कि इसकी पोजीशन फिक्स करेंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें बॉटम 0 एंड लेफ्ट 0, ठीक है। तो या इसकी एक पोजीशन ये फिक्स हो जाएगी, ये यहाँ से हिलेगा नहीं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको हाइड कर देंगे अनलेस के कभी सिर्फ ये नॉर्मली शो नहीं होने चाहिए, ये सिर्फ जब शो होना चाहिए जब इस फील्ड में कोई एरर है, राइट। तो नॉर्मली हमें इसको हाइड करना है, तो हम इसके लिए यहाँ पर रूल्स में विजिबिलिटी हिडन कर देंगे, ठीक है। तो ये एरर मैसेजेस हाइड हो गए। ये जावास्क्रिप्ट से हम क्या करेंगे, जब जब भी कभी एरर होगा फील्ड के अंदर, तो ये वाला जो रूल है इसको हम हिडन से शो कर देंगे, ठीक है। नॉट शो बल्कि इट्स विजिबल, ठीक है। तो विजिबल होगा तो फिर एरर मैसेज आ जाएगा और वरना हिडन होगा, ठीक है। अच्छा, हमें इसको विजिबल कब करना है, सॉरी, विजिबल हमें कब करना है, जब कोई एरर होगा। तो ये वाला जो रूल है ये एरर के लिए नहीं है, ये नॉर्मल रूल है कि जब नॉर्मल कंडीशन है, राइट, कि फॉर्म कंट्रोल है और इसमें स्मॉल एलिमेंट। अगर हमें ये करना है कि फॉर्म कंट्रोल और एरर की क्लास दोनों हो, तो जब स्टाइल करना है तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर्म कंट्रोल और एरर की दोनों क्लासेस अप्लाई हुई भी हों और फिर स्मॉल एलिमेंट को अप्लाई, इसको स्टाइल करेंगे। यहाँ पे हम कर देंगे विजिबिलिटी विजिबल, ठीक है। अभी सारे एरर्स हट गए। अब फर्ज करें कि जैसे पहले वाले में हमने एरर क्लास अप्लाई की, तो ये आउटलाइन भी आ रही है और एरर मैसेज का टेक्स्ट भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और एरर मैसेज अभी हमने प्लेस होल्डर लिखा हुआ है, एक्चुअल मैसेज हम जावास्क्रिप्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको दोबारा हटा देते हैं।
अब हमारा बटन रह गया, तो हमारा जो फॉर्म है, बटन हमारे पास फॉर्म के अंदर है, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्म के अंदर है और कोई एलिमेंट नहीं है इसके ऊपर। तो हम बटन को फॉर्म को ढूंढ के फिर बटन को स्टाइल करेंगे। अब बटन है, सबसे पहले हम इस पे अप्लाई कर देते हैं कि जो हमारा कर्सर है उसको पॉइंटर बना देते हैं। तो क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर माउस लाएंगे तो ये पॉइंटर हैंड वाला ही आ जाएगा कि ये क्लिकेबल है, ठीक है। फिर बटन को बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, कोई नेवी कलर अप्लाई कर दें अगर, ठीक है। तो नेवी कलर बैकग्राउंड में अप्लाई कर दिया। फिर बटन को कोई बॉर्डर अप्लाई करते हैं बटन के ऊपर, तो बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड, और इसको भी नेवी कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसको राउंडेड कॉर्नर्स देते हैं, बॉर्डर रेडियस से 5 पिक्सल्स, राउंडेड हो गया। अच्छा, फिर टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा इसके अंदर, राइट, टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, तो टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं कि टेक्स्ट नज़र आए। ओके, फिर और हमें क्या करना है, इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं कि जस्ट इन केस, अभी तो अपनी लाइन पे ही है, फॉर एग्जांपल कभी कोई गड़बड़ होती है तो यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ हो कि ये अपनी लाइन पर होना चाहिए, ठीक है। ब्लॉक लेवल है। फिर इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज को 16 पिक्सल्स करते हैं, ठीक है। फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया। ओके, यहाँ पर कोई पैडिंग नहीं है तो इसके अंदर पैडिंग ऐड कर देते हैं। पैडिंग से क्या होगा कि जो स्पेस है बटन के अंदर बिटवीन जो मार्जिन और टेक्स्ट है उसके अंदर कुछ स्पेस आ जाएगी, लाइक दिस। फिर यहाँ पर मार्जिन टॉप ऐड कर देते हैं 20 पिक्सल्स का, ठीक है, थोड़ा सा गैप। ओके, फिर इसको जो बटन है इसको फुल विड्थ कर देते हैं ताकि ये पूरे फॉर्म को, जैसे हमने फील्ड्स को फुल विड्थ किया हुआ है, इसी तरह से बटन को भी फिर हम विड्थ 100% कर देंगे, तो ये पूरा फुल विड्थ पे आएगा। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट हो गया। इसको ऑब्वियसली इसमें काफ़ी जगह है, यू कैन डू अ लॉट मोर। इसमें फील्ड्स ऐड कर सकते हैं और स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, इंडेक्स HTML क्रिएट हो गया है, स्टाइल CSS क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कमिट कर देते हैं कि completed CSS, और इसको कमिट कर देते हैं, राइट। सो नाउ यू शुड हैव द कोड। ये हो गया। ओके, तो ये सारी CSS हमने राइट कर लिया, और हमारे पास अब जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, एक बार हमने जो UI है वो फाइनल कर लिया, अब क्या करेंगे, हम इसको फंक्शनल बनाएंगे, राइट। अभी क्योंकि कुछ हो नहीं रहा, नथिंग हैपन, सबमिट के ऊपर क्या होता है कि सिर्फ एक रिफ्रेश हो जाता है, कोई वैलिडेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो हम अब क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट पे काम करना शुरू करेंगे, राइट। अच्छा, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी लोगों के लिए या तो फर्स्ट टाइम होगा, और इवन अगर जावास्क्रिप्ट यूज़ भी की होगी तो जावास्क्रिप्ट चेंज होती रहती है। तो
रिसेंटली जावास्क्रिप्ट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, ठीक है? तो हम उसको जो जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट की जो सिंटैक्स हैं वो सब फॉलो करेंगे। अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नली रखेंगे। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि कुछ अगर सिंपल जावास्क्रिप्ट है तो यहाँ पर स्क्रिप्ट के टैग्स में इधर भी जावास्क्रिप्ट अप्लाई की जा सकती है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। नॉर्मली आपको इस जावास्क्रिप्ट को अलग फाइल में रखना चाहिए, ठीक है? ओके, सॉरी। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो हमने script.js ओपन कर लिया। अच्छा, जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए जो index.html का स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा-सा समझना होता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि ये इस पेज को मैनिपुलेट करता है, ठीक है? इंडेक्स को। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है? अम, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसके इसको अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में लिखें, एक तो ये एचटीएमएल का तरीका है। दूसरा क्या है कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या चीज़ है कि ये जो पूरा पेज है, इसका एक हायरार्किकल मॉडल है। मतलब क्या? कि इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स बनती हैं। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन की हुई है तो ये समझ आ रहा होगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे जो मेन जो हमारा टैग है, जो सबसे पेरेंट एलिमेंट है, वो एचटीएमएल है, ठीक है? तो ये एचटीएमएल का ओपनिंग टैग है और लास्ट में इसका क्लोजिंग टैग है, ठीक है? तो ये सबसे हाई लेवल पे एचटीएमएल आता है। अच्छा, एचटीएमएल टैग के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, हेड हेड ओपन हो रहा है और क्लोज़ हो रहा है, और बॉडी। तो बॉडी यहाँ पर ओपन हो रहा है और क्लोज़ हो रहा है। तो एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर 2 हैं जो डायरेक्ट उसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, हेड एंड बॉडी, ठीक है? फिर हेड के अंदर आपके पास ये डिफरेंट कितने हैं, 5 है ना? तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जो हेड के चिल्ड्रन हैं। अच्छा, अगर आप रिलेशनशिप समझें तो एचटीएमएल का चाइल्ड हेड है और हेड का चाइल्ड मेटा है। तो मेटा जो है वो एचटीएमएल का ग्रैंडचाइल्ड हो गया, राइट? अच्छा, तो इस तरह से एक हायरार्की क्रिएट हो रही है एचटीएमएल के अंदर। अच्छा, हेड का तो सिंपल होता है क्योंकि इसके अंदर यूजुअली और चाइल्ड कंपोनेंट्स, चाइल्ड एलिमेंट्स नहीं होते। लेकिन बॉडी के अंदर ये होता है, राइट? तो बॉडी के अंदर हमारे पास डिव है, तो ये कंटेनर डिव है, राइट? तो ये बॉडी का डायरेक्ट चाइल्ड है, लेकिन फॉर्म जो है वो बॉडी का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, वो कंटेनर का डायरेक्ट चाइल्ड है, राइट? तो ये बॉडी का ग्रैंड चाइल्ड है और एचटीएमएल का ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है। तो मतलब एक हायरार्की क्रिएट होती जा रही है, और यहाँ पे क्योंकि हमने इंडेंटेशन की हुई है, इसलिए ये इजी तरीके से नज़र आ रहा है। फ़र्ज़ करें कि ये इंडेंटेशन ना हुई भी होती, ये अगर फ़र्ज़ करें ऐसे होता, राइट? तो नहीं समझ आ रहा होता कुछ भी। तो इसलिए जब भी आप कोड लिखा करें तो यू शुड ऑलवेज़ हैव प्रॉपर इंडेंटेशन, ताकि ये सारी चीज़ें समझ आ रही हों, राइट? तो अच्छा, तो जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करेगा सिर्फ कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका एक हायरार्की क्रिएट करता है, ठीक है? अच्छा, और जावास्क्रिप्ट को जब हम यूज़ करते हैं तो हम उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को रेफर करते हैं और उसके थ्रू एचटीएमएल को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर होंगे, फ़र्ज़ करें कि हमें यहाँ पर कुछ ऐड करना है, फ़र्ज़ करें हमें फॉर्म कंट्रोल में क्लास ऐड करनी है, तो हम पहले जावास्क्रिप्ट को बताएँगे कि इसको ढूँढना कैसे है, ठीक है? अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, ये जो इसका नाम है वही कर रहा होता है ये। तो डॉक्यूमेंट से मतलब हम जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसको रेफर कर रहे हैं, और यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करेगा
कि जो भी HTML एलिमेंट है उसकी आईडी को यूज़ करके उसको फाइंड करेगा, ठीक है? और उस एलिमेंट को गेट कर लेगा। अच्छा, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर हमने तो सिर्फ इसको बताया कि ये एक फंक्शन है, ठीक है? फंक्शन को हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि गेट तो करना है, गेट करना क्या है? तो पैरेंथेसिस के अंदर हम आईडी प्रोवाइड करेंगे कि आईडी कौन सी सर्च करनी है। तो फॉर एग्जांपल हमने फॉर्म को आईडी दी हुई है, राइट? आईडी फॉर्म। तो हम यहाँ पर आईडी की वैल्यू में फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। तो अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, डॉम में जाएगा, बेसिकली स्ट्रक्चर को देखेगा और फाइंड करेगा कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी आईडी फॉर्म है, ठीक है? तो सबको पूरे को ये स्कैन करेगा तो ये फॉर्म इसको मिल जाएगा, ठीक है? ओके, अच्छा, तो ये आपका फॉर्म आ गया। अच्छा, इसको हमने फॉर्म को गेट कर लिया, लेकिन इससे कुछ हो नहीं रहा, राइट? सिर्फ फॉर्म गेट हो रहा है, हमने एक्चुअली में कुछ किया नहीं है। तो इसको फिर हमें सेव भी करना होगा। यार ये क्या है? अच्छा, ओके, तो हमने ये गेट कर लिया एलिमेंट। इसको अब हम सेव कर देंगे। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में सेव करेंगे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं वेरिएबल्स के लिए। एक होता है var, एक होता है let और एक होता है const। var जो है ये पुराना तरीका है, ये हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन आपको कहीं कहीं शायद ये नज़र आए, लेकिन दिस इज़ अब ये ठीक नहीं है यूज़ करना। var की जगह हम यूज़ करेंगे let। दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, लेकिन जो एक्चुअली में जो आउटकम होती है उसमें फ़र्क है। तो फिलहाल बस ये var यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? let यूज़ करेंगे अगर हमें फर्ज करें हम ये करते हैं कि पहले हमने वैल्यू की हुई let x इक्वल्स 1, तो बाद में हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स 2 भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने let यूज़ किया है। let से मतलब क्या है कि ये एक वेरिएबल है जो बदल सकता है, जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं आगे, ठीक है? और दूसरा टाइप का वेरिएबल है कांस्टेंट का मतलब है ये, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम x इक्वल्स 1 करेंगे तो ये मतलब कि फिक्स्ड हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है? तो यहाँ पर फिर हम सॉरी ये नहीं कर सकते फिर हम, क्योंकि फिर जावास्क्रिप्ट कहेगा कि आपने कॉन्स्ट यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू फिक्स है, तो ये वैलिड नहीं है। अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है तो फिर आप लेट यूज़ करेंगे, ठीक है? तो क्योंकि ये हमारा ऐसा इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी, राइट? ये वही एलिमेंट यहाँ पर लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट बना लेंगे। तो फॉर्म इक्वल डॉक्यूमेंट, ओके। तो अब इससे क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट हमारे डॉम में जाएगा और एलिमेंट ढूंढेगा जिसकी आईडी फॉर्म है, और उस एलिमेंट को सेव कर देगा इस कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर, फॉर्म के अंदर, ओके? तो ये हमने कर लिया फॉर्म के लिए। इसी तरह से हम बाकी के जो दूसरे एलिमेंट्स जिनकी हमें ज़रूरत है उनको भी गेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें इनपुट की ज़रूरत है, यूज़र नेम इनपुट, ईमेल इनपुट, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। इन सब को हमें गेट करना है, ताकि क्योंकि हम इन सब को यूज़ कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर हम करेंगे कांस्टेंट, पहले हम यूज़र नेम को गेट कर लेते हैं, तो यूज़र नेम, फिर डॉम से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी यूज़र नेम की हमने प्रोवाइड की थी यूज़र नेम, ठीक है? फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कांस्टेंट यूज़र नेम के बाद ईमेल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ईमेल कांस्टेंट पासवर्ड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पासवर्ड, और लास्ट था पासवर्ड 2 हमने किया था,
पासवर्ड 2, ठीक है, पासवर्ड 2 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसका पासवर्ड 2 था आईडी। यहाँ पर हम एक कमेंट डाल देते हैं कि कमेंट से क्या होगा कि ये वाली चीज़ एक्चुअली कोड नहीं है, सिर्फ एक ह्यूमन रीडेबल कोड है। तो यहाँ पर हम स्लैश करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी कि कुछ कमेंट है जो हम सिर्फ हमारे लिए, जावास्क्रिप्ट इसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम कह देते हैं रिट्रीविंग HTML elements from the DOM, ठीक है। ये सब हमें चाहिए क्योंकि इनकी बेसिस पर हम पूरी अपनी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास फॉर्म के ऊपर एक सबमिट बटन है, लेकिन ये भी कुछ करता नहीं है, सिर्फ ये पेज रीलोड कर देता है जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि जब ये क्लिक हो उस वक्त हमारी जो जावास्क्रिप्ट की कोड हो वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो इस बटन के क्लिक के ऊपर हम जो भी अभी करने जाएंगे वो एक्टिवेट होगा, सही है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस बटन को एक्टिव करते हैं, ठीक है। चल, बटन को एक्टिव करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज़ क्रिएट करनी होती है जिसको कहते हैं इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर का काम क्या है कि हमारे HTML पेज पे कोई भी इवेंट होगा उसको, उसके लिए बैठा होता है कि ये इवेंट हो और मैं अपना काम करूँगा इसे। तो इवेंट क्या होगा कि फॉर्म सबमिट बटन पे क्लिक। तो यहाँ पर हम कमेंट लिख देते हैं कि क्रिएट इवेंट लिसनर फॉर सबमिट। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इवेंट लिसनर क्रिएट होगा इस फॉर्म के सबमिट बटन के लिए। तो एक्चुअली जो इवेंट लिसनर होगा वो फॉर्म पे होगा, फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर। ये VS कोड स्टूडियो का फ़ायदा है कि इसके अंदर ये हमें, और ये AI के थ्रू ना ये हमें सजेशंस देता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो अच्छा, तो ये एक ऐड इवेंट लिसनर का एक फंक्शन है जिससे क्या होगा कि जो हम लिसनर क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जब भी सबमिट बटन क्लिक हो तो कुछ एक्शन परफॉर्म करे, तो ये उसके लिए है, ठीक है। ऐड इवेंट लिसनर एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन एक फंक्शन है, ठीक है। और ये फंक्शन हम रन कर रहे हैं फॉर्म एलिमेंट के ऊपर, जिसको हमने यहाँ से गेट किया हुआ है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है ऐड इवेंट लिसनर, इसके जो पैरेंथेसिस हैं यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि कुछ वैल्यूज़ जो हम इस फंक्शन को दे रहे हैं, उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ये फंक्शन अपना जो भी टास्क है वो परफॉर्म करेगा। तो इस फंक्शन का क्या टास्क है कि इवेंट लिसनर क्रिएट करे। तो हम यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स देंगे। पहली आर्ग्यूमेंट क्या है कि इवेंट क्या है जिसके ऊपर एक्शन लेना है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा कि एक्शन क्या लेना है, ठीक है। तो पहला जो इवेंट लिसनर का आर्गुमेंट है वो ये है कि इवेंट क्या है, ठीक है। अच्छा, इवेंट हमारा क्या है, फॉर्म का सबमिट। तो यहाँ पर हम कर देंगे सबमिट, ठीक है। तो ये सबमिट, जब इस फॉर्म का इवेंट होगा सबमिट तो ये इवेंट लिसनर रन करेगा, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो एक लिस्ट में आते हैं। तो पहली आर्ग्यूमेंट होगी और फिर दूसरी आर्ग्यूमेंट होगी। यहाँ पर एक फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। फंक्शन क्या करेगा कि जो एक्चुअल एक्शन है कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो कुछ टास्क, कुछ एक्शन लेना है, वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उसका क्या तरीका होता है कि हम लिखते हैं फंक्शन, पैरेंथेसिस देते हैं और फिर ये ब्रैकेट, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर फंक्शन बनाने का, सही है। यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन करते हैं कि इस फंक्शन को कुछ इनपुट में मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर इस फंक्शन को 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें भी हम 2 वैल्यूज़ या ज़्यादा या एक या कुछ भी नहीं, मतलब डिफरेंट ऑप्शनल है ये, राइट। कि अगर आपको इनपुट में कुछ डेटा चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन ये पैरेंथेसिस लाजमी है, ठीक है। और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आपका एक्शन होगा कि करना क्या है,
ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है इसके अंदर हमें एक इनपुट प्रोवाइड करना है। क्योंकि ये एक इवेंट लिस्नर पे काम कर रहा है तो हमारे पास ये इवेंट एग्जिस्ट करता है, सबमिट इवेंट। ठीक है, ये एक इवेंट है इस फॉर्म के ऊपर। जब भी हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो HTML एक एक्शन ट्रिगर करता है, एक इवेंट होता है जिसको कहते हैं सबमिट। ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा है सबमिट फॉर्म का एक बिल्ट इन इवेंट होता है। अच्छा, तो सबमिट इवेंट कॉल होगा जैसे ही तो हम ये वाला फंक्शन रन करेंगे। जब हम ये फंक्शन रन करेंगे तो हम यहाँ पर फंक्शन के साथ इवेंट को हम गेट कर लेंगे। ये एक वेरिएबल के तौर पे ई लिख दिया हमने, इसका मतलब है इवेंट। इवेंट कौन सा होगा? दिस सबमिट इवेंट। इस इवेंट के साथ साथ काफ़ी सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस इवेंट के अंदर बिल्ट इन है। ठीक है, उसको हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इस फंक्शन के अंदर उसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, सबमिट इवेंट का। अब रह गया कि हमें फंक्शन में करना क्या है। ठीक है, फंक्शन में अब क्या करना है कि हमें यहाँ पर पहले हम सिर्फ इतना करते हैं कि यहाँ पर एक लॉग लिखते हैं। अच्छा, console.log क्या करेगा कि हमारे ब्राउज़र में एक, यहाँ पर अगर आप आएंगे राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो हमें ये एक पैनल सा मिल जाता है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर एक टैब है कॉल्ड कंसोल में आएंगे तो यहाँ पर हम ये डेवलपर कंसोल है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डिबगिंग एंड मैसेजेस पास करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लॉग में हम लिख सकते हैं सबमिटेड। ठीक है, तो क्या होगा कि जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो एक फंक्शन रन होगा, उसके अंदर लॉग में हम लिख रहे हैं सबमिटेड। ओके, तो इसको रिफ्रेश करना है। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये सबमिटेड आ रहा है, लेकिन ये दोबारा से ये स्टे नहीं कर रहा, ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि पेज रिफ्रेश होता है। तो आप नोट करें द पेज रिफ्रेशेस, राइट। तो ये कंसोल मिट जाता है। अच्छा, इसको रोकने के लिए हम ये नहीं चाह रहे कि पेज रिफ्रेश हो। बेसिकली क्या होता है कि जब हम सबमिट करते हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म होता है फॉर्म का। ठीक है, वो हमने एक्शन रिमूव कर दिया था, तो अभी क्या हो रहा है कि पेज रीलोड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इवेंट पैरामीटर पास किया हुआ है इस फंक्शन को। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इवेंट पैरामीटर के अंदर एक फंक्शन बिल्ट इन आता है, इसका नाम होता है प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करेगा कि स्टॉप पेज फ्रॉम रीलोडिंग ऑन सबमिट। ठीक है, तो अब हम अगर सबमिट करेंगे तो पेज रीलोड नहीं होगा। ठीक है, और हमारी जो वैल्यू है जो हमने लॉग में राइट की है वो अब यहाँ पे रहेगी जब तक हम खुद से रिफ्रेश नहीं करते, ये जब तक ये वैल्यू रहेगी। अब हम क्या करें कि हमने यहाँ पर ये सारी डॉम के अंदर से एलिमेंट्स गेट किए हुए हैं, तो इंस्टेड ऑफ ये कि हम सबमिटेड कोई एक टेक्स्ट प्रिंट करें, हम ये जो वेरिएबल है इसको प्रिंट कर लें। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे यूज़र नेम ले आते हैं तो यूज़र नेम एक ये जो कॉन्स्टेंट है इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला जो काम हुआ था कि एलिमेंट को गेट किया हुआ है, वो एलिमेंट इसमें सेव हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यूज़र नेम को लॉग करेंगे तो हमारे कंसोल के अंदर यूज़र नेम लिखा नहीं आएगा। यहाँ पर हमें वो कोड मिलेगा जो यूज़र नेम के HTML कोड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम अब मैन्युअली देखते हैं। यूज़र नेम को अगर जाके सर्च करें HTML में ID में तो हमें ये वाली लाइन मिलेगी, ये एलिमेंट होगा, राइट। इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब अगर हम कंसोल में देखें तो हमें वही एग्जैक्ट आउटपुट नज़र आएगी। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और ये शो भी कर रहा है कि मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने गेट कर लिया यूज़र नेम को। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट करें हमने इसकी यूज़र नेम की वैल्यू को गेट करना है।
तो हम क्या कर सकते हैं कि यूज़र नेम फॉर्म है, इसकी वैल्यू को अगर हम गेट कर लें डॉट वैल्यू से, क्योंकि ये एक इनपुट है ना, इनपुट की वैल्यू हम गेट कर सकते हैं। तो अगर अब अभी हम सबमिट करें तो एम्प्टी आ रहा है क्योंकि यूज़र नेम में कोई वैल्यू नहीं है, बट लेट सपोज इसमें मैं अपना नाम लिख दूंगा तो यहाँ पर फिर वैल्यू आ रही है, उसकी 2 आ रही है क्योंकि रिफ्रेश नहीं किया हुआ। ओके, तो सिर्फ ये होगा, जितनी बार मैं बटन क्लिक करूँगा, ये 7 बार मैंने बटन क्लिक कर दिया, ठीक है। अब सबमिट करूँगा तो लाइक दैट, ठीक है। तो ये हमने यूज़र नेम इनपुट को गेट किया था और फिर उसमें से जो करंट वैल्यू है जो टाइप हुई है उसको भी हम गेट कर सकते हैं यूजिंग डॉट वैल्यू। चलिए अब हम ये करते हैं कि जो यूज़र नेम की इनपुट फील्ड है उसके ऊपर काम करते हैं कि उसको चेक करते हैं कि वो वैलिड है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये चेक करते हैं कि इसमें डेटा है भी या नहीं, कोई ब्लैंक तो फिल नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे अभी कोई सबमिट ना कर दे विद ब्लैंक डेटा, तो हम क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले मेक श्योर करें कि यूज़र नेम के अंदर कुछ है या नहीं, ठीक है, डेटा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अभी फ़िलहाल हटा देते हैं। ओके, यहाँ पर मैं एक और कमेंट लिख देता हूँ, चेक इफ यूज़र नेम इनपुट इज़ एम्प्टी। तो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इफ़ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़, फिर जो कंडीशन जो हम चेक करना चाह रहे हैं वो पैरेंथेसिस में आएगी, और अगर ये ट्रू हुई कंडीशन तो फिर हम कुछ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इफ़ का एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। तो यहाँ पर हम चेक क्या करना चाह रहे हैं कि यूज़र नेम की वैल्यू, तो यूज़र नेम डॉट वैल्यू, क्या ये एम्प्टी है। अच्छा, चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए ये 3 इक्वल साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि क्या यूज़र नेम की वैल्यू एम्प्टी है या नहीं। एम्प्टी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि दो सिंगल कोट्स को राइट करते हैं, तो बीच में कुछ टेक्स्ट नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये एम्प्टी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट चेक करेगा कि यूज़र नेम की जो वैल्यू है, अगर वो एम्प्टी है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, राइट। अगर ये ट्रू होगी तो फिर जो भी कोड हम यहाँ लिखेंगे इस जगह पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे करेंगे अलर्ट, लिख देते हैं एक। जावास्क्रिप्ट में अगर आप अलर्ट लिखते हैं तो एक पॉपअप मैसेज आ जाता है, ठीक है, अलर्ट में, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो मतलब कोट्स में हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि शो क्या करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। ये भी सिर्फ हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। अभी एम्प्टी है, सबमिट करेंगे तो एक पॉपअप आ जाएगा यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर हम कुछ वैल्यू ऐड करते हैं और सबमिट करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यूज़र नेम की वैल्यू ब्लैंक नहीं है, उसमें कुछ डेटा है, ठीक है। तो इस केस में एक अलर्ट आ गया। अच्छा, ये पुराने ज़माने का एक अप्रोच थी। आई गेस आप लोग में से तो कुछ अगर ज़्यादा पुराने लोग हैं तो वो उनको पता होगा कि पहले ज़माने में कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस आता था, लेकिन आजकल ये चलेगा नहीं, राइट। तो अलर्ट वाला जो है यूजुअली ये एक्सेप्टेबल एक्सपीरियंस नहीं है यूज़र के पर्सपेक्टिव से। ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता कि आपको पॉपअप में अलर्ट्स इस तरह से नज़र आ रहे हैं एरर्स पे। तो हम क्या करते हैं अब के पॉपअप्स की जगह सीएसएस यूज़ करते हैं और एरर मैसेजेस को स्क्रीन के अंदर फॉन्ट के साथ साथ ही डिस्प्ले कराते हैं, तो जो हमने एरर मैसेज जैसे क्रिएट किया था, राइट। तो हमने वो क्लासेस भी क्रिएट की हुई हैं, हमने एरर मैसेज का जो स्मॉल एलिमेंट है वो भी क्रिएट किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके वो क्लास अप्लाई करनी है अगर एरर है तो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम इसको रखते हैं ऐसे। हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पर इस जगह पे। यूजुअली क्या होता है कि इवेंट लिसनर जो होते हैं ना वो आपकी जावास्क्रिप्ट के लास्ट में होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इवेंट लिसनर्स, ठीक है। तो एक से ज़्यादा इवेंट लिसनर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, तो इवेंट लिसनर्स लास्ट में आ जाएंगे।
ये एलिमेंट्स को हमने टॉप पे गेट कर लिया। बीच में अब हम यहाँ पे फंक्शंस लिख सकते हैं जिसमें हम कुछ कोड राइट करके कुछ जो भी लॉजिक है वो रन करना चाहें। तो एक हमें फंक्शन लिखना है कि जब भी कोई एरर हो, इंस्टेड ऑफ ये कि हमें अलर्ट शो करना, हम क्या करेंगे कि CSS में जाके वो एरर वाली क्लास ऐड कर देंगे उस एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन राइट करेंगे। फंक्शन, ये कीवर्ड हो गया जावास्क्रिप्ट का। फिर हम इस फंक्शन को नाम देंगे, तो शो एरर कर देते हैं, क्योंकि इस फंक्शन का काम क्या है कि एरर डिस्प्ले कराना, ठीक है। तो शो एरर कर दिया, और पैरेंथेसिस जो है ये नॉर्मल फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस आती हैं, इसके अंदर हम इनपुट आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर हमारा जो एग्जीक्यूटेबल कोड है वो आएगा। अच्छा, जो हम इसका इनपुट होगा शो एरर के आर्ग्यूमेंट्स, जो हम इसको जब भी कॉल करेंगे शो एरर को, तो हम इसके साथ दो आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें एक इनपुट प्रोवाइड करेंगे और एक मैसेज। अच्छा, इनपुट में क्या होगा? इनपुट में हम जो भी कोई इसमें इनपुट फील्ड होगी या जो भी कंटेंट होगा एरर को प्रोवाइड करने के लिए वो होगा, और मैसेज होगा कि इसमें डिस्प्ले क्या कराना है मैसेज को, ठीक है। अच्छा, जब हमने CSS बनाई थी, CSS जो हमने एरर वाला जो काम किया था, ये राइट, इनपुट पे जो एरर जो क्लास हमने डिफाइन की थी वो एक्चुअली इनपुट पे नहीं की थी, वो हमने फॉर्म कंट्रोल पे की थी, राइट। तो हमने, और जावास्क्रिप्ट में हमने क्या किया हुआ है कि हमने गेट किया हुआ है इनपुट फील्ड्स को, राइट। हमने फॉर्म कंट्रोल को नहीं गेट किया हुआ। तो अब हमें क्या करना है कि ये तरीका ढूंढना है कि किस तरह से हम इनपुट फील्ड से उठकर एक्चुअली में फॉर्म कंट्रोल जो डिव है, बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जावास्क्रिप्ट में इस लाइन पर हैं, हमें इस लाइन पर आना है, इसको सेलेक्ट करना है। अभी ये सेलेक्ट हुआ हुआ है, सॉरी ये सेलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन एक्चुअली में हमें ये चाहिए स्टाइलिंग, क्योंकि क्लास इधर आएगी, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर जाके यहाँ पर कि जो एक्चुअल जो फॉर्म कंट्रोल है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे जो इनपुट है, वो इनपुट तो इनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इनपुट डॉट, अच्छा इस, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर कुछ बिल्ट इन पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर हम कर देंगे पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा करेंटली सेलेक्टेड इनपुट है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़र नेम के ऊपर हैं तो हमारे पास ये वाली इनपुट फील्ड सेलेक्ट हुई थी होगी, लेकिन क्योंकि हम इसके पेरेंट एलिमेंट को गेट कर रहे होंगे, फिर क्या होगा कि जो पूरा फॉर्म कंट्रोल है जिसमें लेबल, इनपुट फील्ड और जो एरर मैसेज जो भी हिडन हुआ हुआ वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज ये होगा सेलेक्ट, ठीक है। इनपुट का पेरेंट एलिमेंट होगा डिव, ठीक है, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, और फिर इसको हम सेव करते हैं किसी कांस्टेंट के अंदर, तो कांस्टेंट, इसको हम कर देंगे फॉर्म कंट्रोल, ओके। तो ये एक कांस्टेंट वेरिएबल में ये जो पेरेंट एलिमेंट होगा वो सेव हो जाएगा। तो ये पेरेंट एलिमेंट में जो फॉर्म कंट्रोल वाला जो डिव है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या किया है कि यहाँ पर जब हम डॉम से एलिमेंट्स को गेट कर रहे थे, तो हमने क्या किया था कि जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र नेम इनपुट को गेट किया था, ठीक है। यूज़र नेम इनपुट को हमने जावास्क्रिप्ट में गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़र नेम से गेट किया, तो ये जो पूरी लाइन है ये आके सेव हो गई इस यूज़र नेम कॉन्स्टेंट के अंदर, ठीक है।
फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर जब हम शो एरर मैसेज को शो एरर फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हम इनपुट को प्रोवाइड कर रहे हैं कि जब ये शो एरर मैसेज को हम कॉल करेंगे तो हम उसको इनपुट की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इनपुट में क्या होगा, इनमें से कोई एक। ठीक है, हमने ये इसको एक एक करके नहीं क्रिएट कर रहे, एक ही फंक्शन बना रहे हैं जो हर फील्ड पे यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट में जब हम रन करेंगे शो एरर को तो यहाँ पर यूजर नेम आ जाएगा इसकी जगह। जो इसकी जो वैल्यू है बेसिकली ये वाला कोड वो इनपुट में आ जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया कि इनपुट को गेट किया और फिर इनपुट का जो पेरेंट एलिमेंट है वो गेट कर लिया। ठीक है, ये बिल्ट इन है। ठीक है, ये हमने बनाया नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ओके, तो हमने फिर क्या किया है कि ये वाला जो इनपुट है ये हमारे पास आया हुआ है, इसका पेरेंट एलिमेंट गेट किया तो फिर हमारे पास ये फॉर्म कंट्रोल आ जाएगा। इस कोड को फिर हम सेव कर रहे हैं एक और नए कांस्टेंट में जिसका नाम हमने फॉर्म कंट्रोल दिया। अब अगर हम इसको चाहेंगे तो हम इसको डिस्प्ले भी करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करें कि हाँ, फॉर्म कंट्रोल अब हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास इस फंक्शन के अंदर आ गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि जब एरर आता है एक्चुअली में तो CSS में जाके नॉट CSS, HTML में जाके ये जो क्लास है फॉर्म कंट्रोल, इसके साथ साथ हमें इधर ऐसे ऐड करना है एरर को, ताकि फिर ये वाला डिस्प्ले नज़र आए। ठीक है, लेकिन ये मैन्युअली किया हमने। यहाँ पर हम इसको डायनामिक करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये कैसे होगा कि फॉर्म कंट्रोल हमने वेरिएबल में सेव कर लिया, तो फॉर्म कंट्रोल को एक्सेस करेंगे, फिर इसकी क्लास नेम होती है। क्लास नेम क्या होगा, वो इसको रेफर कर रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास ये एलिमेंट तो आ गया, अब इसकी क्लास को रेफर कर रहे हैं कि इसकी क्लास क्या है। और हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसकी क्लास को ओवरराइड करना है। पहले तो फॉर्म कंट्रोल की क्लास वैसे ही है, तो इसको तो हमें रखना ही है, और साथ साथ में हम एरर भी ऐड करना है। तो अब क्या होगा कि जब शो एरर फंक्शन रन करेंगे तो पहले फॉर्म कंट्रोल डिफ को गेट करेंगे, फिर क्लास में ये दूसरी क्लास भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब दोनों क्लासेस ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ओवरराइड से मतलब कि HTML में पहले से सिर्फ ये क्लास थी फॉर्म कंट्रोल। जावास्क्रिप्ट से हम क्या कर रहे हैं कि उस क्लास को बेसिकली उसके ऊपर दूसरी क्लास ऐड कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हमने दोनों ऐड किए। तो क्या होगा कि ये जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसको कॉपी करेगा और इसकी जगह पेस्ट कर देगा, वो तो ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम रिप्लेस कर देंगे एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है शो एरर वाला, इसको अब हम यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़ कहाँ करेंगे, इस जगह पे। इंस्टेड ऑफ अलर्ट हम शो एरर रन करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने चेक किया कि यूज़र नेम की वैल्यू नहीं है, राइट, एम्प्टी है। फिर इंस्टेड ऑफ अलर्ट हम ये वाली लाइन हटा देते हैं और यहाँ पर हम करेंगे शो एरर। ठीक है, शो एरर यहाँ से हम लाएँ और इसको हमने दो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, इनपुट और मैसेज। तो यहाँ पर हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे यूज़र नेम और इसकी वैल्यू एक मैसेज जो हमने शो कराना है, जो पहले हमने अलर्ट में शो कराया था वो था यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमने शो एरर का फंक्शन कॉल कर लिया। अब अगर हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो क्या होना चाहिए, ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए यूज़र नेम के लिए। तो चेक करते हैं। ओके, तो अगर मैं सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये खुद ही से स्टाइल हो गया लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, अभी इसको रिवर्ट करने का भी हमने कोड नहीं किया है, लेकिन
हमने सिर्फ एरर शो करने का कोड अप्लाई कर दिया, राइट। अब हमारे पास ये वाला जो एरर मैसेज है, ये फ़िलहाल हमने यहाँ पर हार्ड कोड किया हुआ था, एरर मैसेज खुद से यहाँ पे मैन्युअली लिखा हुआ था, राइट। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ ये कि यहाँ से टेक्स्ट आए, हम जावास्क्रिप्ट से टेक्स्ट पास करें कि एक्चुअली में एरर मैसेज क्या है। तो मैसेज हमने यहाँ पे तो पास किया है कि जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यूज़र नेम के लिए, तो हम कह रहे हैं यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, जो शो एरर वाला फंक्शन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने क्लास ऐड कर दी और यहाँ पर हम जो स्मॉल वाला जो एलिमेंट है, राइट, इसको हम इसको अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसको गेट करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट बनाएंगे स्मॉल के लिए, ताकि जब हम इसको गेट करेंगे इस वाले एलिमेंट को, तो इसको सेव कर देंगे स्मॉल कांस्टेंट के अंदर। अच्छा, अब गेट कैसे करेंगे? गेट हम ऐसे कर सकते हैं कि फॉर्म कंट्रोल तो हमारे पास आ गया है, ये फॉर्म कंट्रोल हमारे पास आ गया है। तो पहले हम फॉर्म कंट्रोल को एक्सेस करेंगे, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल से मतलब ये डिव। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस होते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं चाइल्ड एलिमेंट्स को गेट करने के लिए। एक है इसमें से क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर हम यूज़ करेंगे, इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम एलिमेंट का टाइप बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जिसको हमें गेट करना है। यहाँ पर हम नाम दे देंगे स्मॉल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट फॉर्म कंट्रोल में सर्च करेगा कि स्मॉल एलिमेंट कहाँ है। तो ये हमारा डिव है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं चाइल्ड, तो इसमें से देखेगा कि ये तो लेबल है, ये इनपुट है, दिस इज स्मॉल, इसको गेट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेरी सेलेक्टर से हम एलिमेंट गेट कर सकते हैं, तो ये एलिमेंट है। हम कोई क्लास गेट कर सकते हैं, तो डॉट करके हो जाएगा। कोई आईडी गेट कर सकते हैं विद द हैश, ठीक है। लेकिन अभी हमने डायरेक्टली एलिमेंट को गेट कर लिया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि अब हम हमारे पास ये वाला जो एलिमेंट है, ये हमारे पास आ गया है इसके अंदर, स्मॉल के अंदर। अब सिर्फ हमें क्या करना है कि इसकी जो एरर का जो टेक्स्ट है वो अपडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल डॉट इनर टेक्स्ट। ये भी डॉम का बिल्ट इन एक वैल्यू है, यहाँ पर हम इसको असाइन कर सकते हैं। अगेन ओवरराइड करेंगे, यहाँ पर अब हम मैसेज सेंड कर देंगे। मैसेज कहाँ से आएगा, जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, शो एरर, उसमें हमने इनपुट भी दिया है और मैसेज भी दिया है, राइट। ये वाली जो वैल्यू है ये इधर आएगी मैसेज के अंदर, तो यहाँ पे हम सिर्फ मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में। अब क्या होना चाहिए कि हम जब सबमिट करेंगे तो ये रेड भी होगा, एरर मैसेज भी नज़र आएगा, और एरर मैसेज में क्या मैसेज आएगा, जो हमने यहाँ पे पास किया, ठीक है। अब इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या किया है, एक इवेंट लिस्टनर बनाया है, जब फॉर्म सबमिट होगा तो एक फंक्शन रन होगा, ये वाला, ठीक है। फंक्शन को इवेंट का पैरामीटर दिया हुआ है ताकि वो सबमिट इवेंट को एक्सेस कर सके। उसमें सबसे पहले हमने प्रिवेंट डिफॉल्ट किया है ताकि हम पेज को रीलोड होने से रोक दें। फिर हम क्या कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी यूज़र नेम की जो इनपुट फील्ड है उसकी, अगर उसकी जो भी वैल्यू है वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो हम एक फंक्शन रन कर रहे हैं जिसका नाम है शो एरर। उसको 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, एक यूज़र नेम कहाँ से आ रहा है, जो हमारा हमने शुरू में गेट किया था यूज़र नेम, और उसका एक मैसेज के जो एरर मैसेज है वो ये है कि क्योंकि हम यहाँ पर चेक कर रहे थे कि एम्प्टी है, तो इसका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो ये है कि यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, या यूज़र नेम शुड नॉट बी एम्प्टी, या जो भी, सिर्फ ये यूज़र को बताना है कि इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने कॉल किया। जैसे ही हमने ये कॉल किया तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस फंक्शन को ढूंढेगा सबसे पहले। तो ये फंक्शन मिल गया यहाँ पर।
फिर हमने इसकी जो 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड किए हैं ये मैप हो जाएंगी इसके अंदर। तो यूज़र नेम जाएगा इनपुट में और यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड जाएगा मैसेज में, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा, सिंपल है। अच्छा, अब यहाँ पर हम कमेंट लिख देते हैं, फंक्शन टू अपडेट क्लास एंड मैसेज फॉर एरर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके अंदर आ गए कोड के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम गेट दी पेरेंट एलिमेंट ऑफ द इनपुट फील्ड, इसका नाम था फॉर्म कंट्रोल, डॉट फॉर्म कंट्रोल क्लास हमारी थी ये वाली, ठीक है। अच्छा, इसको हमने गेट किया यहाँ पर, ठीक है, इनपुट डॉट पेरेंट एलिमेंट। बेसिकली इनपुट में क्या है, यूज़र नेम, क्योंकि जब हमने इसको रन किया तो यूज़र नेम को रन किया, ठीक है। तो यूज़र नेम का पेरेंट एलिमेंट आ जाएगा जो कि फॉर्म कंट्रोल वाला डिव है। फिर हमने क्या किया कि ओवरराइड द क्लास एड एरर, ठीक है। एरर की क्लास हमने ऐड कर दी, ओरिजिनली सिर्फ फॉर्म कंट्रोल था क्लास में, तो हमने क्या किया है कि इसमें एरर भी ऐड कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें जो एरर टेक्स्ट है, जो एरर का मैसेज है वो डिस्प्ले कराना है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया है कि जो इसमें ये वाला जो कंटेंट है स्मॉल वाला, ये एरर मैसेज का, इसको गेट किया। तो यहाँ पे कह रहे हैं गेट द स्मॉल एलिमेंट फॉर द एरर मैसेज, ठीक है। ये हमने फॉर्म कंट्रोल के अंदर, क्योंकि हम पहले से फॉर्म कंट्रोल को गेट कर लिया था, हमने देखा था कि स्मॉल एलिमेंट को हमने ये फॉर्म कंट्रोल का चाइल्ड बनाया हुआ है डायरेक्ट, राइट। तो हमने इसको एक्सेस कर लिया फॉर्म कंट्रोल में जाके क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन होता है, उसमें हमने एलिमेंट का नाम बता दिया कि हमें फॉर्म कंट्रोल के अंदर जो भी स्मॉल एलिमेंट है उसको गेट कर लिया, और वो हमने स्मॉल कांस्टेंट में एक सेव कर दिया, ओके। फिर लास्टली हम क्या कह रहे हैं, ओवरराइड द टेक्स्ट फॉर स्मॉल एलिमेंट यूजिंग द इनपुट मैसेज। तो जो भी हमें यहाँ पे मैसेज मिला है वो हम यूज़ करके स्मॉल एलिमेंट के टेक्स्ट को ओवरराइड कर देंगे। तो ये वाला मैसेज आया था। तो इसलिए जब हम इसको सबमिट कर रहे हैं विदाउट वैल्यू, तो यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड आ रहा है। अगर हम इसको वैल्यू के साथ सबमिट करेंगे, ओके, वैल्यू के साथ सबमिट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी क्या हुआ था कि पहले हमने सबमिट कर दिया, ये आ रहा है, लेकिन हमने ये वाली चीज़ अभी ऐड नहीं की है कि जब सही वैल्यू ऐड कर देंगे और सबमिट करेंगे तो इसको ठीक कर दे, राइट, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एरर का फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है। तो नहीं, यहाँ पे ऊप की बात नहीं हो रही, सिर्फ हम जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस कर रहे हैं। मैं आई गेस ओवरराइड को रिप्लेस कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्लास ऐड कर दी HTML के अंदर, तो स्टाइलिंग अपडेट हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमने टेक्स्ट चेंज कर दिया तो UI में टेक्स्ट नया आ गया। अच्छा, तो ये हमने कर लिया एरर मैसेज के लिए कि एरर अगर ये गलत है तो फिर ये वाला फंक्शन रन होगा, राइट, कि अगर वैल्यू नहीं है यूज़र नेम के अंदर तो ये आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एक और हम फंक्शन बना लेते हैं ताकि एक रिव्यू भी हो जाएगी, अगला फंक्शन भी बन जाएगा कि जब कंडीशन ये होगी कि फंक्शन जब कंडीशन ये होगी कि इसमें डेटा हो, ठीक है। तो उसके लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे बना लेते हैं फंक्शन टू अपडेट क्लास फॉर सक्सेस,
ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन उसका नाम देंगे, ये होगा सक्सेसफुल के लिए, राइट? तो शो सक्सेस कर देते हैं इसका नाम, शो सक्सेस, और यहाँ पर कोड आ जाएगा। अच्छा, शो सक्सेस में हमें मैसेज की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि कोई मैसेज शो कराना ही नहीं है हमें लेकिन इनपुट की ज़रूरत होगी क्योंकि सक्सेस किस किस पे अप्लाई करना है। तो इनपुट का नाम हम दे देंगे, ओके, शो सक्सेस हो जाएगा। अच्छा, इसका कोड सिमिलर होगा शो एरर की तरह, लेकिन इसमें वो मैसेज वाली चीज़ नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला कोड ले आते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? पहले हमने क्या किया, पेरेंट एलिमेंट को गेट किया, ठीक है? इनपुट का पेरेंट एलिमेंट गेट कर लिया जो कि हमें पता है कि फॉर्म कंट्रोल है, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे कि उसकी क्लास अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सक्सेस है तो एरर की जगह हम सक्सेस ऐड करेंगे, ठीक है? तो जो ओरिजिनल क्लास थी वो सिर्फ फॉर्म कंट्रोल थी, उसको हम ओवरराइड करके रिप्लेस कर रहे हैं क्लास को इस वैल्यू से कि दोनों क्लासेस अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है? नेक्स्ट, ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया। यहाँ पर हमने एडिशनल काम किया हुआ था मैसेज के लिए, एरर मैसेज के लिए। यहाँ पर हमने एरर मैसेज का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनपुट में अगर सक्सेस है तो एरर मैसेज हमने डिस्प्ले कराना ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो इफ़ कंडीशन बनाई थी, पहले हमने चेक किया था कि अगर यूज़र नेम की वैल्यू एम्प्टी है तो एरर का फंक्शन रन करेगा और मैसेज शो करा देंगे और ये इसको रेड कर देंगे, राइट, लाइक दिस। अच्छा, साथ अगर ये ट्रू नहीं है, मतलब यूज़र नेम के अंदर वैल्यू है, तो उसका मतलब कि जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि यूज़र नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो वो पास हो चुका है। तो यहाँ पर हम इफ़ के साथ एल्स कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये सच नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फिर एल्स के ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है? तो अगर यूज़र नेम की वैल्यू एम्प्टी है, तो ये रन होगा और अगर एम्प्टी नहीं है, तो यहाँ पे जो भी हम अभी राइट करेंगे वो रन होगा। तो यहाँ पर हम क्या रन करेंगे, शो सक्सेस, शो सक्सेस, और इसके अंदर हम इनपुट प्रोवाइड कर देंगे कि कौन सी फील्ड पे काम हो रहा है, तो यहाँ पर यूज़र नेम, ओके। तो अब हम अगर इसको रन करेंगे, इस वक्त अगर रिफ्रेश कर लेते हैं, सबमिट करेंगे तो एरर आएगा क्योंकि रिक्वायर्ड होना चाहिए। अगर इसमें वैल्यू प्रोवाइड कर दें और सबमिट कर देंगे तो नाउ इट शोज ग्रीन क्योंकि ये अब वैलिड है क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू आ गई है। ये दो अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है? एक ये क्लास है और एक ये क्लास है, इन दोनों के अलग अलग स्टाइल रूल्स हमने बनाए हुए हैं। तो पहली हमारी क्लास है फॉर्म कंट्रोल, ये वाली, और फिर दूसरी क्लास जब हमने सक्सेस और एरर की बनाई है तो एक क्लास ऐसे डिफाइन हुई है फॉर्म कंट्रोल के लिए और दूसरी क्लास है सक्सेस। तो जब हम इसको HTML में राइट करते हैं तो उन दोनों को हम स्पेस के साथ लिखते हैं ऐसे, ठीक है? अगर ये कर देंगे तो इट विल बी वन क्लास, राइट? ये एक क्लास है और सक्सेस और एरर अलग क्लास है, ओके। तो ये हो गया। तो नाउ अब हमारे पास एटलीस्ट यूज़र नेम के ऊपर ये वाली वैलिडेशन चल रही है कि रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो हमने कोड लिखा है, ठीक है, इसको हम रिपीट कर दें, इसको कॉपी कर लें। तो पहले यूज़र नेम के लिए किया था, फिर ईमेल। तो अब हम इंस्टेड ऑफ यूज़र नेम ईमेल कर लें, ईमेल, 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 और यहाँ पे कर देंगे ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है? तो हमने पहले सिर्फ यूज़र नेम को चेक किया था, अब हमने ईमेल को भी चेक कर लेना है। तो अब हम इसको रन करेंगे तो ईमेल का भी आ जाएगा और मैसेज में आ जाएगा ईमेल इज़ रिक्वायर्ड,
क्योंकि यहाँ पर हमने ईमेल इज रिक्वायर्ड सेंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, पासवर्ड बेटा अभी इतना ज़्यादा फंक्शंस कर दिया ना, तो जो नए नए बच्चे आए हैं ना उनको समझ नहीं आएगा कुछ भी, इसलिए अभी हार्ड कोड कर रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट है ना, स्लोली बिल्ड करेंगे। ओके तो ठीक है, तो ये हमने यूज़र नेम का कर लिया, ईमेल का कर लिया, पासवर्ड का कर लिया। एक रह गई फील्ड हमारी कंफर्म पासवर्ड के लिए, तो लास्ट ओके। और फिर ये हो गया पासवर्ड 2, राइट, कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। तो अब हमने क्या किया कि जैसे हमने पहले यूज़र नेम इनपुट के लिए चेक किया था कि उसकी वैल्यू एम्प्टी है, और फिर हमने शो एरर कर लिया, अगर एम्प्टी नहीं है तो सक्सेस कर दिया। इसी तरह से हमने ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए और पासवर्ड 2 जो कि कंफर्म पासवर्ड है, उन सब के लिए ये अप्लाई कर दिया। तो अब अगर हम सबमिट करेंगे तो ये सब पे एरर आएगा, सब पे मैसेज आ रहा है, और अगर सब में कुछ डेटा एंटर कर दें तो ये सब पास हो जाएंगे। अच्छा, तो ये पहला टेस्ट हमने रन किया है कि क्या ये एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, चेक टू सी इफ फील्ड्स मीट रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड फील्ड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, तो हमने सबको मेक श्योर कर लिया कि ये सब, अगर कोई भी एम्प्टी है तो उसमें एरर आएगा। मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर ब्रेक ले लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारा हो गया है। CSS पे भी काम किया है और जावास्क्रिप्ट पे प्रॉब्ली टू मच हो जाएगा अगर और कंटिन्यू करेंगे, तो इसका जो अगला जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। इंडेक्स की फ़ाइल अवेलेबल है, CSS की फ़ाइल भी आपके पास अवेलेबल होगी, और ये जावास्क्रिप्ट भी अभी यहाँ पर मैं कमिट कर देता हूँ। project1.js added required field validation। ठीक है, तो ये हमने इसको पुश कर दिया। Now you should have these changes। ओके, बाकी फिर क्वेश्चंस वगैरह ले लेते हैं ताकि कोई मसला है अगर किसी को तो वो डिस्कस हो जाएगा। बाकी का प्रोजेक्ट हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश कर लेंगे।